चलो 12 जनवरी 2021 के आज करंट अफेयर्स जो हैं, सबसे पहला करंट अफेयर नागालैंड से रिलेटेड है। डिजुको वैली वाइल्ड फायर डाउस्ड। तो बेसिकली इंडिया में एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट जो खत्म हो रहे हैं इंडिया में, एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड फायर्स लग जाती हैं। कारण क्या होता है किसी जगह पे वाइल्ड फायर ओरिजिनेट होने का? टेम्परेचर। और मतलब टेम्परेचर तो चलो गर्मी है, फिर सारे जंगल क्यों नहीं जल जाते? ड्राइनेस। ड्राइनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ड्राइनेस। ठीक है, आपके अगर फॉरेस्ट ड्राई रहेंगे, आपके अगर फॉरेस्ट जो सीजन होता है, अगर वहां पे बारिश कम होगी, मॉइस्चर नहीं होगा, तो अपने आप वहां पे फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस होते हैं, खासकर जहां पे कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, पर वहां पे आग लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज के पत्ते कैसे होते हैं? नीडल शेप। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये किसी टाइम ना, अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है, पर ये हर साल समर्स में कहीं ना कहीं न्यूज आएगी, क्योंकि उत्तराखंड में हर साल बहुत बड़ी वाइल्ड फायर लगती हैं, और उनका बहुत बड़ा कारण है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होता क्या है, नीडल शेप जो आपके लीव्स है, उनमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो नीडल शेप्ड है, जब ड्राई वेदर आपका चल रहा होता है कि मतलब बारिश नहीं हो रही है और सनलाइट पूरी शार्प उनके ऊपर फोकस होती है, तो याद है कई बार छोटे होते पत्तों को स्कूल में आग लगाते होते थे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, वो काम आपके नीडल करते हैं। तो पत्तों के ऊपर मतलब और भी, क्योंकि श्रब्स और सब कुछ वहां पे उग रहा होता है, उनके जो ड्राई लीव्स वहां पे गिरे होते हैं, उनके ऊपर जब नीडल्स गिर जाती हैं, वो नीडल्स एक्चुअली मैग्नीफाई करके बहुत ही गर्म हो जाती हैं, जो छोटी सी आग से शुरुआत करती हैं और पूरा पूरा जंगल आग पकड़ लेता है। ये सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज हर साल, जैसे यूएसए में आपने सुना होगा कैलिफोर्निया में आग लगती है। इसके अमेज़न के जंगलों में आग। ठीक है, अमेज़न का आपके अक्टूबर की मैगजीन बन के ले लेना आज से, अक्टूबर की मैगजीन में एक करंट अफेयर है कि अमेज़न की फॉरेस्ट 24% ऑक्सीजन जो हमारी है वो अमेज़न के जंगल ही प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हो क्या रहा है अमेज़न के जंगलों के साथ? वो ना धीरे धीरे रेन फॉरेस्ट से सवाना बनते जा रहे हैं। अब सवाना होते क्या है? सवाना का मतलब है ओपन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत ही ऊंचे पेड़, फिर उससे कम हाइट वाले पेड़, फिर उससे कम हाइट वाले पेड़, इस कारण ग्राउंड तक लाइट ही नहीं पहुंचती, पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं। अगर जैसे जैसे उनमें स्पेस बढ़ने लगेगी, बेसिकली बीच में से प्लांट्स कम होते जा रहे हैं ना। दूसरी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये नागालैंड का एरिया में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा ज्यादातर हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरिया है, इस कारण मैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर इतना ध्यान दे रहा हूँ। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी जो यूपीएससी एक्चुअली पूछ चुका है पहले पेपरों में, वो है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के वहां पे सॉइल का न्यूट्रिशन कैसा होता है। स्टेटमेंट बन के आई थी, कैसा होता है वहां पे न्यूट्रिशन? फर्टाइल। लो क्यों? तो बारिश तो फिर बारिश हो रही है, सनलाइट नहीं है, फिर कैसे लो है? देखो, अल्टीमेटली किसी भी चीज को डिके करने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए होती हैं किसी भी चीज को अगर आपने डिके करना है, एक आपको ह्यूमिडिटी चाहिए और दूसरी लाइट चाहिए। दोनों चीजें हैं वहां पे, पर बात क्या आती है, क्योंकि इतनी डेंस कैनोपी बन जाती है, उतनी डेंस कैनोपी के कारण लाइट नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती। पत्ते कहां गिर रहे हैं? ग्राउंड पे। पानी है वहां पे, पर लाइट ना होने के कारण वो न्यूट्रिशन ह्यूमस नहीं बन पा रही। इसके कारण आपकी सॉइल लेस न्यूट्रिशियस रहती है रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, क्योंकि सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रही जहां पे सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है वहां पे। ये
इसके कारण एक बारी अगर रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं, उन्हें उगने में बहुत ज्यादा साल लग सकते हैं। एक नागालैंड में और प्रैक्टिस है, बिकॉज देखो वो ट्राइबल एरियाज हैं, तो नागालैंड में एक और भी प्रैक्टिस है जिसे कहते हैं झूम कल्टीवेशन, JHUM, झूम। झूम बेसिकली होता क्या है, कोई फॉरेस्ट का एरिया क्लियर कर देते हैं, आग लगा देते हैं, उसके बाद वहां पे खेती करने लग जाते हैं। कुछ साल बाद वो सॉइल खराब हो जाएगी, फिर किसी और फॉरेस्ट के एरिया को आग लगाएंगे, वहां मूव कर जाएंगे, तो इसे झूम कहते हैं। ठीक है, सरकार इसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज इसके कारण फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ट्राइबल्स की भी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो भी तो ज्यादा झूम करेंगे, तो अपने आप फॉरेस्ट और खत्म होंगे। इसीलिए एक तो फॉरेस्ट फायर्स इसलिए रोकनी भी जरूरी है, इसी कारण उसके लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं, प्लस छोटी छोटी गलतियों से कई बार लोग सिगरेट जाके फॉरेस्ट में पीते हैं और वहीं पे जलती छोड़ देते हैं, उसके कारण भी आग लग सकती है। तो हल्की हल्की चीज को कर। और तीसरी चीज होती है फॉरेस्ट लगने का जो ह्यूमन इंड्यूस चीजें हैं, तीसरी चीज है इंसान जो जानबूझ के आग लगाते हैं। बेसिकली आपके जो वहां पे हर्डर्स होते हैं, जो भेड़ बकरियां पालते हैं, उन्हें अच्छे ग्रासलैंड्स चाहिए। वो ग्रासलैंड्स तब तैयार होते हैं जब एक बारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रास है उसे जला के नया फ्रेश आएगा। तो वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के आग लगा देते हैं, पर उनके ग्रास की जगह ऊपर के जो पेड़ हैं वो भी जल जाते हैं, तो एक्चुअली नुकसान बहुत बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? तो आपके अगली चीज जो आपको पेपर में हमेशा आ सकती होती है, आज हम ज्योग्राफी में, मैं आपको बुक में दिखा दूंगा कहाँ पे कौन से पेज पे है। ठीक है, अगर आपके पास ज्योग्राफी की अभी बुक है, एक्चुअली मैं दिखाई देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी की बुक खोलना। ऐसा आपको नहीं मिली ना मैम? बाकी सबके पास है? और किसके पास नहीं है? लेके नहीं आए ना मैम? तीन दे देना अभी। ठीक है, मैं आपको इसी में ही दिखाता हूं। पेज नंबर 116। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये पेपर में पहले भी आए हुए हैं। इधर ले लो। हाँ जी, आपको मिल गई? अच्छा, मैम साक्षी को रहेगी और पुष्प जो तो भूला है ना तो हाँ जी, अच्छा ठीक है। बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते होते हैं, जो अभी जिनके पास अभी बुक है उन्हें मैं वैसे बताता हूँ। पेज 116 ओपन करो। देखो होता क्या है कि आपके ना क्वेश्चन आते होते हैं कई बार, जैसे इस बारी करंट अफेयर में जैसे डुजूक वैली है। दूसरा एक और करंट अफेयर भी बन सकता है, अटल टनल कहां बनी है? मनाली। ठीक है, मनाली के आगे जाके, मनाली किस हाइट पे है? देखो ये हम इंडियन ज्योग्राफी में ये चीज करेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है ना, उनकी हाइट कितनी है। हाइट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या आता होता है, अब यहाँ पे ना आपके बुक में आपको माउंटेन की हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग वेजिटेशन दी। तो दिजूक वैली 2452 मीटर हाइट पे है। ठीक है, 2452 मीटर हाइट का मतलब है कौन सी वेजिटेशन है? 2452 116 में दी हिमालयन वेजिटेशन लिखा हुआ है ना, उसके नीचे हाइट के मुताबिक दी है। 24 किस कैटेगरी में? टेम्परेट वेजिटेशन, सी टाइप टेम्परेट वेजिटेशन। तो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, मनाली के रिगार्डिंग आया हुआ है। मनाली 3000 मीटर पे है। ठीक है, क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि आप मनाली घूम रहे हो। ठीक है, मनाली घूम रहे हो आप, वहां पे कुछ पेड़ नोटिस करते हो।
मनाली नहीं, सॉरी, रोहतांग, मतलब वही आ गया, ठीक है। तो 3000 से बस 3200 लगा लो, 200 मीटर और ऊपर चले जाओ, तो आप उस हाइट पे घूम रहे हो, आप कुछ पेड़ नोटिस करते हो, वो कौन से पेड़ है? 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक सही मार्क करना था। 3500 मीटर वाली अगर मैं तुम्हें वैरायटी दिखाऊं, मतलब कोल्ड टेम्परेट वेजिटेशन, उसमें आंसर आपका था पाइन, जो सही आंसर उस क्वेश्चन का था, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट वो चीज याद करेंगे। तो दिजूक वैली जो नागालैंड में है, अगर मैं इसके रिगार्डिंग आपसे पूछूं, दिजूक वैली टेम्परेट वेजिटेशन, यहां पे कैसे पेड़ पाए जाते हैं अगर हम बुक से पढ़ें? ओक, मेपल, बिर्च, मैग्नोलिया और एल्डर, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बिर्च जैसी वैरायटी या ओक जैसी वैरायटीज ये खासकर इंपॉर्टेंट है। तो हम ओवरऑल जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो उसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, डलहौजी, मसूरी, श्रीनगर, गुलमार्ग, ठीक है, शिमला, मनाली, और भी जितने हैं, देहरादून, नैनीताल, जितने भी हिमालयन हिल स्टेशंस हैं और आपके वेस्टर्न घाट्स के हिल स्टेशंस हैं, ये हम जरूर कवर करेंगे ताकि यहाँ की हम वैरायटीज पढ़ सकें। देखो, तैयारी उस लेवल तक करके जाएंगे कि एक क्वेश्चन भी ना मिस हो, ठीक है। तो हमने पढ़ना भी उसी तरीके से, ठीक है। अब एग्जाम में कैसा आए वो एग्जामिनर के ऊपर है, पर हम ये सोच के जाएं कि एक ही क्वेश्चन है पर हम तैयारी ना करें तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो हम छोड़ते छोड़ते बहुत ही टॉपिक छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक एक नंबर से फर्क पड़ता है, हम वो एक एक नंबर को गैदर करेंगे, क्योंकि एक है कि लेट्स सपोज यूपीएससी कट ऑफ अगर तुमने बिल्कुल सेफ मार्क्स लेने हैं, 110 नंबर भी ले लोगे ना, वो सेफ है, पर वो बॉर्डर लाइन है। 107 भी कट ऑफ हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 110.33 भी हो सकती है। तो हमेशा एम यूपीएससी के लिए अगर लगा के चलना है तो 120 प्लस नंबर लगा के चलो, क्योंकि 40 दिन लगता है प्री का रिजल्ट आने में। तो यहाँ तो तुम 40 दिन पढ़ सकते हो, या ऑनलाइन जाके हर ब्लॉग पे ये सर्च करते रहोगे कट ऑफ बन क्या रही है, और हर कोई बैठ के ऑनलाइन अपने तुक्के मार रहा होता है कि मुझे लगता है ये, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता ऑनलाइन, ठीक है। तो अपने आप ये चीज को अंडरस्टैंड करना कि हमें हर चीज के ऊपर ध्यान देना है। अब एक इंडिया के लिए फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बनी जिन्होंने एक अलग से फोर्स बनाई डिजास्टर हैंडल करने के लिए, वो थी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। अब होता क्या है, वैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 7 एक शेड्यूल 7 में क्या है, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है। वो 7 शेड्यूल कहता क्या है कि बेसिकली सेंटर की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, और दोनों की मिलकर क्या जिम्मेदारी है, वो शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक तरह से, जैसे नेशनल डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे सारी चीजें आपकी यूनियन की जिम्मेदारी, सेंटर की जिम्मेदारी है। स्टेट्स में एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, फिर आपके रूरल वेलफेयर आ गया, ऐसी सारी चीजें उनके अंडर है। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर रेस्क्यू भी आपका एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें स्टेट ही काम करता है। जैसे पुलिस भी स्टेट का सब्जेक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी स्टेट का सब्जेक्ट है। पर नेशनल फोर्स फिर बनाई क्यों गई जब स्टेट का सब्जेक्ट है? देखो, कई बार डिजास्टर इतना बड़ा हो जाता है कि स्टेट खुद नहीं संभाल पाती उस डिजास्टर को। जैसे कुछ साल पहले केरला में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी, केरला सारा ही फ्लडेड हो गया था एक तरह, मतलब मेजॉरिटी ऑफ केरला, सारा तो नहीं हुआ था, जितने भी हिल स्टेशन सब कुछ थे सारे फ्लडेड चल रहे थे। ऐसी कैलामिटीज के लिए कभी भी स्टेट के पास ना इतना पैसा होता है, ना रिसोर्सेज होती है कि एक्चुअली स्टेट टैकल कर पाए, ना इतनी टेक्निकलिटी होती है। तो इसलिए सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने एक स्पेशल फोर्स बना दी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये तभी डिप्लॉय की जाती है जब स्टेट गवर्नमेंट मदद मांगती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले मदद मांगनी पड़ती है, अपने आप डिजास्टर आया तब नहीं डिप्लॉय होगी, पहले स्टेट गवर्नमेंट को मदद मांगनी पड़ेगी। तो जैसे ही ये डिप्लॉय होती है, बेसिकली इसके 12 इंडिया के 12 अलग अलग एरियाज पे इसकी बटालियंस बिठाई हुई है हमने, ठीक है। हम इंडिया इस चीज में ना बहुत यूनिक है, ये आपको स्टेटमेंट बन के आ सकती है।
इंडिया दुनिया की पहली कंट्री है, और मतलब पहली कंट्री, अब तो औरों ने भी बना ली, जिनके पास अलग से एक फोर्स एग्जिस्ट करती है सिर्फ डिजास्टर के लिए। मतलब जैसे आर्मी, नेवी, ये सारी तो होती हैं, इंडिया के लिए एक अलग फोर्स जो सिर्फ डिजास्टर के लिए है। ठीक है, कोई भी डिजास्टर आएगी उसके लिए हमने स्पेशल फोर्स क्रिएट किया। तो आपको ये स्टेटमेंट बन के आ सकती है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ डेडिकेटेड फोर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। वो स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहीं पे अब ना न्यूज़पेपर में फीचर होती है ना कहीं होती है, पर जब ये बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन 2005 में, तब ये न्यूज़पेपर्स में कॉमनली कवर हो जाती थी। ठीक है, क्लियर है? तो अब बेसिकली जो एनडीआरएफ है आपकी, इसका जो चेयरमैन होता है, सॉरी, एनडीआरएफ जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर काम करती है। ये कमांड देती है इन्हें मूव करने के लिए। इसका जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, एनडीआरएफ की टोटल 12 बटालियंस हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से अलग अलग से ली हुई हैं, जैसे कि 2 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 3 सीआरपीएफ हो गई, 2 इंडो टिबेटियन पुलिस फोर्स है, 2 राष्ट्रीय सीमा। देखो ये ऑलरेडी जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, देखो 2 फोर्सेस होती हैं हमेशा इंडिया में, 2 फोर्सेस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री। मिलिट्री मतलब जो आर्मी है आपकी, पैरामिलिट्री आपकी वो फोर्सेस होती हैं जो सिविलियन राइट्स और इन सारी मामलों को हैंडल करने के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप आर्मी को कभी भी देखो, चाहे वो यूनिफॉर्म डाल के आर्मी के खड़े होते हैं, कहीं पे भी डिप्लॉयड होती है, वो आर्मी कभी कहीं पे डिप्लॉय नहीं होती सिविलियन मैटर्स में। सिर्फ एक्सट्रीम मैटर्स में जाके आर्मी बुलाई जाती है, नहीं तो कभी भी आर्मी डिप्लॉय नहीं की जाती, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जाती हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि आर्मी को जितनी दूर रखा जाए उतना ज्यादा बेटर है। जैसे आपके यूएसए में थोड़े दिन पहले दंगे हुए, दंगे को संभालने के लिए उन्हें भी अपनी फोर्सेस को बुलाना पड़ा, पर यूएसए में भी ये कानून एग्जिस्ट करता है कि यूएसए की अपनी सॉइल के ऊपर मिलिट्री डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक अलग से उन्होंने भी फोर्स बनाई हुई है जिसे कहते हैं नेशनल गार्ड। तो उन्होंने नेशनल गार्ड को डिप्लॉय किया वो सारे राइटर्स को भगाने के लिए और उसके बाद बिल्डिंग सिक्योर करने के लिए। ठीक है, जब पुलिस के हाथ से मामला निकल जाता है वो नेशनल गार्ड को डिप्लॉय करते हैं, वैसे ही हम पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करते हैं। फर्क क्या है, आपकी आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं। ठीक है, तो इसे बेसिकली इसके लिए अलग से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की गई है। जो ऑलरेडी हमारी पैरामिलिट्री है उसकी 2-2, 3-3 बटालियंस एग्जिस्टिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस से निकाल के इसकी बनाई गई है, और उसके बाद डेप्यूटेशन पे उन्हें बुलाया जाता है। डेप्यूटेशन होता है टेम्पररी तौर पे, जैसे 2 बटालियंस को बुला लिया, 4 साल रखा, उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया, फिर अगली 2 बटालियंस बुला ली, उन्हें 4 साल रखा, फिर वापस भेज दिया। इससे हम कर क्या रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि हम इसके लिए एक परमानेंट कैडर बना रहे हैं? बताओ क्यों नहीं बना रहे परमानेंट कैडर? बनाने को तो और नौकरियां क्रिएट कर लेते हैं, क्यों नहीं? एक तो पहले तो नहीं, पर फोर्स तो एग्जिस्ट कर ही रही है हर टाइम पे, तो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस से क्यों बटालियन निकाल रहे हैं? नई बटालियंस क्यों नहीं बना रहे? फाइनेंशियल बर्डन तो है ही है। इससे बड़ा हमारा कंसर्न है ह्यूमन लेबर का, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का। देखो 2017 में क्या हुआ था, 2017 या 18 में, 17 या 18 किसी एक साल में ना, इंडिया में बहुत ही मेजर स्केल पे फ्लडिंग आ गई थी। गुजरात, बिहार, यूपी, केरला, तमिलनाडु, सारी स्टेट्स एक टाइम पे फ्लड पे थी। उस टाइम पे आपकी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का एक्चुअली हाल क्या था कि सारी 12 की 12 इनकी बटालियन से लग चुकी थी ऑलरेडी, एक पर्सन भी इनका खाली नहीं बैठा हुआ था। सारे पैरा मतलब इनकी बटालियंस में होते क्या है, इंजीनियर से लेके रेस्क्यूअर से लेके आपके पैरामेडिक से लेके सारे के सारे लोग होते हैं, सारे ऑलमोस्ट लग चुके थे। मुश्किल से 100-200 लोग रह गए थे पीछे और बाकी सारी पैरामिलिट्री लगे।
पर अगर डिजास्टर इंडिया में और आ जाते तो हम लोग कहां से लेके आते? उसके लिए जरूरी है कि तुम पहले से लोगों को ट्रेन करके रखो जिन्हें रिजर्व से निकाला जा सके। तो अगर मैं हर 4 साल में 2 बटालियंस को ट्रेन करके वापस उनकी ड्यूटी पे भेज रहा हूं, उन लोगों को ट्रेनिंग तो है ना कि डिजास्टर में रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अगर कभी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ज्यादा बर्डन में आ गई, उन्हें भी कॉल, सारे पैरामिलिट्री को भी कॉल इन किया जा सकता है कि तुम भी आ जाओ सर्विस में। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास हर टाइम अवेलेबिलिटी रहेगी, ये इसका काम है। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है। क्लियर है? ये कभी जिन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस भरनी है एज अ सेंट्रल यूपीएससी के टाइम पे, तो मैं उन्हें बता रहा हूं कि उन्हें कभी ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ठीक है, कि तुम्हें क्या लगता है कि हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बना रहे? तो 2 रीजन, एक तो फाइनेंशियल बर्डन और दूसरा इससे कवर करना। ठीक है, WHO experts to visit China to trace COVID-19 origin। तो देखो, चाइना के ऊपर पिछले 1-1.5 साल से बहुत प्रेशर बना हुआ है कि ये जानने के लिए कि आपके सारी दुनिया चाइना को ब्लेम कर रही है। ऑब्वियसली पता ही है कि कोविड-19 चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। अब उसकी बहुत सारी ना दुनिया में थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं। कुछ कहते हैं चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन बनाया, ठीक है, जो बाई चांस लीक हो गया। कुछ कहते हैं बैट से ये चीज ट्रांसमिट हुई है, पहले बैट से पिग में, पिग से ह्यूमंस में। ठीक है, तो अब इसका पिन पॉइंट ओरिजिन जानना जरूरी है कि एक्चुअली ये चीज आई कहां से है। अब देखो, पहली बात तो WHO की टीम को पहले तो चाइना ने मना कर दिया था, अब चाइना अलाउ कर रहा है। पहले तो ये लगता है अपने आप में कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि चाइना ऐसी स्टेट है जो हर तुम्हारी मूवमेंट को तक कंट्रोल करेगी। तो चाइना वही दिखाएगा जो दिखाना चाहता है। ठीक है, तो चाइना का ही, जो चाइना सच पेश करना चाहता है वही सच आएगा एंड में। ठीक है, तो WHO की तरफ से पर टीम जा रही है ये देखने के कोविड-19 शुरू कहां से हुआ, अगर उसके लिए कोई आगे के पेंडेमिक्स के लिए स्टेप्स उठाने हैं, वो स्टेप्स उठा के रखे जा सके। ठीक है, ये इसके थ्रू कोशिश है। तो इसके लिए आपकी WHO एक तरह से न्यूज में आ गई। WHO है क्या आपकी, क्या कि 1948 में, ऑलमोस्ट जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी उसके कुछ साल बाद, ये आपकी वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ इश्यूज को और हेल्थ कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ताकि सारी दुनिया एक साथ स्टेप्स उठा सके। था क्या, अब तो हम खैर इंडिया तो नहीं ये फेस को इतना, मतलब एज अ कॉमन सिटीजन तुम नहीं देखते इन चीजों को, इंडिया में ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है, पर अफ्रीका में जैसे बहुत जगह, कई जगह बहुत ही बड़ी बीमारियां फैल जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, उनका हेल्थ सिस्टम संभाल ही नहीं पाता। 1950-60s का ऐसा टाइम था जब डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे पास कभी भी इतनी कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी कि हम कोई भी बड़े डिजास्टर को प्रिवेंट कर सके। बहुत सारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे रिकॉर्ड रहे हैं कि कितने मिलियंस ऑफ लोग इंडिया में मर जाते थे जब कोई बीमारी शुरू होती थी। ठीक है, 23 मिलियन, कितने कितने ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड है, और ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, असली में पता नहीं कितने मरे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग की मदद करें, वैक्सीन सबको मिले, ठीक है, ऐसी सारी कोऑर्डिनेशंस बढ़ाने के लिए WHO को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर पीसीएस जैसे क्वेश्चंस में ये खासकर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, इसका हेडक्वार्टर का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, पर क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं तो लॉन्ग टर्म में कंफ्यूजिंग हो जाता है। रोज एक एक ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ी, फिर लॉन्ग टर्म में ये चीजें याद हो जाती हैं। तो स्टेट सर्विसेज के लिए खासकर पंजाब का जिन्होंने पेपर देना है, उसमें जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी जो टॉप बॉडी है, इसकी अपनी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये इसकी गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, ये आपके लिए इस साल वैसे भी क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया को इसकी चेयर मिली है। ठीक है, तो इंडिया इसके इस टाइम चेयरपर्सन है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सन इंडिया है। चेयरपर्सन के तौर पे होता कौन है, आपका मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो सेंटर का होता है, वो हमेशा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये बॉडी जो भी डिसीजन लेती है उसी के मुताबिक WHO काम करता है। ठीक है, क्लियर है?
और तीसरी न्यूज स्टेट सर्विसेज के लिए एक फैक्ट है, कैप्टन जोया अग्रवाल, ये नाम याद रखना है आपने। कैप्टन जोया अग्रवाल ने 17 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑल वुमेन क्रू, तो ये एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि एयर इंडिया की पहली फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक फ्लाई की, ठीक है, 17 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट जिसमें ऑल वुमेन क्रू था, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो आपको जोया अग्रवाल याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल वुमेन क्रू फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया दैट फ्लू फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू बेंगलुरु वाज लेड बाय, ऑप्शन में होगा जोया अग्रवाल, वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो तो पूछो। सर सेकंड वाली न्यूज में लिखा था पैक्स बॉडी, उसका मीनिंग बता दो। एपेक्स, हाँ जी। एपेक्स का मतलब होता है टॉप की। एपेक्स जब भी वर्ड आएगा, एपेक्स का मतलब होता है सबसे टॉप पे कौन सी बॉडी है, ठीक है। एपेक्स का मतलब होता है सबसे टॉप की। क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? नहीं? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।